हेलो, मेरा नाम दीपक कुमार है और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट लर्निंग विद दीपक कुमार यूट्यूब चैनल पर। मैं आज आप लोग के लिए भारतीय संविधान यानी पॉलिटिकल के कुछ 45 टोटल महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह लाया हूं, जो किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये जितने भी प्रश्न ये सब कॉन्सेप्ट बेस्ड प्रश्न है, ये वन लाइनर प्रश्नों का संग्रह नहीं है, ये कॉन्सेप्चुअल प्रश्न है। जिन छात्रों की तैयारी बहुत बेहतर हो चुकी है वो इन प्रश्नों को देखकर अपने आप को आकलन कर सकते हैं कि उनका कितना तैयारी बेहतर हो चुका है। जिन छात्रों को लगता है कि मैं पॉलिटिकल साइंस का बेहतर तैयारी कर लिया हूँ, बहुत सारे बुकों का अध्ययन कर लिया हूँ, तो अब उनका समय आ गया टेस्ट पेपर के रूप में टेस्ट देने का और अपने आप को आंकने का कि मैं कितनी बेहतर तैयारी कर चुका हूं। और टेस्ट, कोई भी टेस्ट मैं यूट्यूब पर देता हूं किसी भी सर का, तो मेरा मार्क्स कितना आता है, ठीक है ना। तो बस उन्हीं भाई लोग के लिए प्रश्नों का संग्रह है और उन सभी छात्र छात्राओं के लिए है जो छात्र प्रश्नों को अध्ययन करना चाहते हैं, याद करना चाहते हैं वन लाइनर के रूप में या कॉन्सेप्चुअल रूप में, ठीक है। उन सभी के लिए लाभकारी होंगे। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, चाहे बिहार स्टेट के एग्ज़ाम के लिए हो, चाहे अदर स्टेट के एग्ज़ाम के लिए हो, या अदर एग्ज़ाम जो होते हैं, डिफेंस लाइन हो गया, सेंट्रल लेवल का जो भी एग्ज़ाम हो गया, एसएससी, वैसे सभी एग्ज़ामों के लिए ये जो प्रश्न हैं भारतीय संविधान के, सभी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो आप लोग से एक ही नम्र निवेदन है कि आप लोग शुरू से अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। उसके बाद आपको अगर अच्छा लगे मेरा वीडियो, मेरा प्रश्नों का संग्रह, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इसी तरीके के आने वाले आगे जितने भी वीडियोज़ हैं आप उसको देखकर अपना लाभ उठा सकें, अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता सुनिश्चित कर सकें, ठीक है। चलिए प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। लिखा है पहला प्रश्न, देखिए लिखा है पहला प्रश्न है कि उच्चतम न्यायालय, 1 मिनट। पहला प्रश्न आप लोग देखिए, पहला प्रश्न लिखा है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, ऑप्शन बी राज्यपाल, ऑप्शन सी भारत के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन डी उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, बताइए। शुरू से अंत तक आप लोग छात्र छात्राओं जरूर बने रहेंगे मेरे प्रिय भाई बंधु, ठीक है। जरूर से जरूर बंधे रहेंगे, अंत से लेकर स्टार्टिंग तक सभी क्वेश्चनों को आप लोग जरूर देखना, आपको बहुत ही लाभ मिलेगा इसका, ठीक है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। दोनों प्रश्न बोल रहा है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया जा सकता है? तो ऑप्शन ए है भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन बी उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन सी राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति, और ऑप्शन डी उच्च न्यायालय का कोई भी न्यायाधीश। इस प्रश्न का आंसर क्या हो सकता है? आप लोग खुद चेक कीजिए कि आपकी कितने नंबर आ रहे हैं 45 क्वेश्चनों में, ठीक है। आप लोग खुद भी चेक करते रहिएगा। चलिए इसका आंसर ए है, ठीक है, भारत का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं हम लोग। 3 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि भारतीय संविधान ने किस संशोधन अधिनियम द्वारा न्यायाधिकरण यानी ट्रिब्यूनल जोड़े गए थे? किस संशोधन अधिनियम द्वारा न्यायाधिकरण ट्रिब्यूनल जोड़े गए थे? 42वें संविधान संशोधन, 44वें संविधान संशोधन, 47वें संविधान संशोधन और 35वें संविधान संशोधन। तो इसका आंसर है ए नंबर, ठीक है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा न्यायाधिकरण जोड़े गए थे, ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। देखिए, अनुच्छेद 39 के ए में प्रावधान करता है कौन सा? ऑप्शन ए ग्राम पंचायतों का संगठन, ऑप्शन सामान्य न्याय एवं निःशुल्क विधि सहायता, ऑप्शन डी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता, और ऑप्शन डी राज्य की परिभाषा। तो इसका ऑप्शन बी सही है, सामान्य न्याय एवं निःशुल्क विधि की सहायता जो है अनुच्छेद 39 के ए में इसका प्रावधान है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। चलिए 5वें प्रश्न को देखते हैं। गांव स्तर पर पंचायतों के अध्यक्ष को नियुक्त किया जाता है, चुना जाता है। गांव स्तर पर पंचायतों के अध्यक्ष को ऑप्शन ए को लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, ऑप्शन बी चुनाव राज्य के विधानमंडल द्वारा निर्धारित तरीके से किया जाता है। सॉरी, ध्यान दीजिएगा कुछ। गांव स्तर पर पंचायत के अध्यक्ष होते हैं कौन? को लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, और बी नंबर है का चुनाव राज्य के विधानमंडल द्वारा निर्धारित तरीके से किया जाता है। ऑप्शन सी बोला है कि को अध्यक्ष को मुख्यमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है, और ऑप्शन डी बोला है अध्यक्ष को लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है।
गांव स्तर पर पंचायत के अध्यक्ष को किस रूप में चुना जाता है? तो ऑप्शन ए इसका सही है, अध्यक्ष को लोगों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। सभी प्रश्न मेरे भाई बहन बहुत ही आपके लिए लाभकारी साबित होने वाले हैं अगर आप बिहार प्रतियोगिता की कोई भी परीक्षा देने वाले हैं या अदर स्टेट के भी देने वाले हैं, ठीक है, या अन्य परीक्षाओं को भी देने वाले हैं। ठीक है, ये स्पेशली बिहार जो एग्ज़ाम देने वाले हैं मेरे सभी भाई बहन, उन सभी के लिए तो अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, अथवा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। 6 नंबर प्रश्न लिखा है कि मंत्रिपरिषद के साथ मुख्यमंत्री इनके मुखिला के रूप में राज्यपाल को सहायता एवं सलाह देने का संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान है? अनुच्छेद 163, अनुच्छेद 164, अनुच्छेद 165, अनुच्छेद 162। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और फिर आंसर का चयन करें। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन ए है। ठीक है, अनुच्छेद 163 में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। 7 नंबर प्रश्न है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 157 किससे संबंधित है? राज्यपाल की नियुक्ति से, राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए आयोग से, योग्यता से, ऑप्शन सी राज्यपाल के पद की अवधि से, ऑप्शन डी राज्य की कार्यकारी शक्ति से। अनुच्छेद 157 संबंधित है, तो ये संबंधित है राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए योग्यता से। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और राज्यपाल से और भी बहुत सारे अनुच्छेद हैं जो आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। मैं ये नहीं कहता हूँ कि जो प्रश्न मैं 45 से लाया हूँ उनको पढ़ने से आपकी नौकरी हो जाएगी, कतई नहीं, ये दम गलत है। पर हाँ, थोड़ी सी आपकी सहायता, सहयोग जरूर मिलेगी और आपको कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन को समझने और पढ़ने में ज़रूर सहूलियत मिलेगी इन प्रश्नों के टेस्ट देने से आप लोग को। ठीक है ना, इसलिए आप सभी प्रश्नों को टेस्ट के रूप में चेक करें कि आपको कितना सही हो रहा है, आप कितनी तैयारी बेहतर है। ठीक है ना, चलिए 8वां प्रश्न देखते हैं कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित शंकाओं और विवादों के निर्धारण से संबंधित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 181, ऑप्शन बी अनुच्छेद 171, ऑप्शन सी अनुच्छेद 161 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 91। कौन सा सही है? ध्यान पूर्वक क्वेश्चन को पढ़ें। ठीक है, ये बच्चे वाले प्रश्न नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, आप आंसर जल्दी नहीं सही दे पाओगे, इस बात को ध्यान रखिए। तो आप लोग रियलाइज़ कर सकते हो कितने महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और कितने कॉन्सेप्चुअल प्रश्न हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी। ठीक, ऑप्शन बी अनुच्छेद 171। ठीक है, जिन भाई बहनों ने, जिन छात्र छात्राओं ने, जो बंधुओं ने तैयारी बेहतर की है वो इन सब प्रश्नों का आंसर इजीली तरीके से दे पाएंगे। जिनकी तैयारी बहुत ही कम है या जैसे तैसे पढ़े हैं उनके लिए प्रश्न शायद उनसे ना बने, है ना। सच है जो सच है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं हम लोग। देखिए 9 नंबर प्रश्न बोला, चीन की राष्ट्रीय भाषा क्या है? चीन की राष्ट्रीय भाषा क्या है? ऐसे जितने भी देश के राष्ट्रीय भाषा है उन सभी राष्ट्रीय भाषा को आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि ये बिहार एसएससी के एग्ज़ाम में जो होने वाले हैं उनमें एक न एक प्रश्न रहेंगे ही रहेंगे। ऑप्शन ए है जयोखा, ऑप्शन बी है लाखा, ऑप्शन सी है तिब्बत, ऑप्शन डी है मंदारिन। कौन सी है चीन की राष्ट्रीय भाषा? तो इसका ऑप्शन डी है। और आपको बता दें कि मंदारिन जो है पूरे विश्व की सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। ठीक है, सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है मंदारिन और दूसरा में है अंग्रेजी। ठीक है, जो नागालैंड से उसका जन्म हुआ है, उस लैंग्वेज का, है ना। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। हाँ, आपने इस बड़े छोटे भाई को किसी त्रुटि अगर हो जाए कहीं पर तो आप क्षमा कर देना। ठीक है, आप कमेंट कर सकते हैं कि सर यहाँ पर आपका गलती हो गया है, आप या भैया जो भी आपको लगे सही वो आप कमेंट करके आप बता सकते हैं। और एक और भी रिक्वेस्ट आपसे है कि अगर आपको ये सारे प्रश्नों का संग्रह बहुत बेहतर लगे तो आप अपने बंधुओं मित्रों में इस वीडियो को, इस यूट्यूब चैनल के बारे में बताइएगा, उन्हें शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी उन्हें भी इनका लाभ मिल सके, है ना। और भी जितने वीडियो मैं आगे लाता रहूँगा या पहले जो बना चुका हूँ उसे भी आप देखकर अपना लाभ उठा सकते हैं किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। ठीक है, चलिए 10वें प्रश्न को देखते हैं। सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में कब जोड़ा गया था? ऑप्शन ए 1962 में, ऑप्शन बी 1967 में, ऑप्शन सी 1969 में, ऑप्शन डी 1960 में। कब जोड़ा गया था सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में? तो 1967 में इसको जोड़ा गया था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग।
बहुत ही मेहनत और बहुत ही समय देकर प्रश्न बनाया हूँ मेरे भाई बहन आप लोग के लिए, ताकि आप लोग इकट्ठा एक जगह पर पढ़ के अपने प्रश्नों को याद कर सकें और बहुत ही बेहतर तैयारी कर सकें। ठीक है ना। आप किसी भी इंसान की मेहनत को आप लोग कदर करना, ताकि ईश्वर आपका कदर करे। ठीक है ना। ये तो ज़रूरी है ना, एक दूसरे से सब लोग जुड़े हुए हैं। आप मेरा सपोर्ट कीजिए, मैं आपका मदद करूँगा, है ना, पर आपकी इच्छा अनुसार। चलिए देखिए 11वां प्रश्न। प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 में ऑप्शन है, आठवीं अनुसूची में कुछ और अधिनियमों को बढ़ोतरी की गई। ऑप्शन बी, 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। ऑप्शन सी, संघीय सूची में नवीन विषयों को शामिल किया गया। और ऑप्शन डी, लोकसभा में प्रतिनिधित्व के अनुपात को पुनः निर्धारित किया गया। कौन सा प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 के विषय में सही है? तो ऑप्शन बी इसका सही है। 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 के तहत। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न 12 नंबर कि राज्यपाल एवं मंत्रिपरिषद के बीच संवाद के प्रमुख तंत्र के रूप में मुख्यमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख है किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 165 से, अनुच्छेद 165 में, अनुच्छेद 166 में, अनुच्छेद 167 में, अनुच्छेद 164 में। कौन सा विकल्प सही है? ठीक है, क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, उसके बाद ही आंसर दीजिएगा। सॉरी। ठीक है, तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का उत्तर हुआ। ठीक है, आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। चलिए आगे इस प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ें। 13 नंबर, भारत के महान्यवादी से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें और सही कथन का चयन करें। यानी महान्यवादी के विषय में जो 2 कथन दिए हैं, इनमें से कौन सा सही है उसको आपको बताना है। एक नंबर बोल रहा है कि वह भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नियुक्त होता है, और 2 नंबर बोलता है कि वह भारत सरकार को विधि संबंधित विषयों पर सलाह देता है। तो ऑप्शन ए है केवल 1, ऑप्शन बी 1 और 2 दोनों सही है, ऑप्शन सी ना तो 1 और ना ही 2 सही है, और ऑप्शन डी केवल 1। तो इस प्रश्न का आंसर है पहला। ठीक है, पहला कथन क्या बोल रहा है कि वह भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नियुक्त होते हैं, ये सही है, और ये 2 नंबर जो है गलत है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। 14 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि पंचायतों की शक्तियाँ, प्राधिकार तथा उत्तरदायित्व का प्रावधान किया गया है किसमें? पंचायतों की शक्तियों का, प्राधिकार का और उत्तरदायित्व का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 243 के अंग में, अनुच्छेद 243 के 6 में, अनुच्छेद 243 के 4 में, अनुच्छेद 243 के 6 में, अनुच्छेद 243 के घ में। कौन सा आंसर होगा? पंचायतों के शक्तियाँ, प्राधिकरण तथा उत्तरदायित्व का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 243 के च में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। 15वां प्रश्न को 15वां प्रश्न है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए आचार्य कृपलानी, ऑप्शन बी जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन सी आचार्य नरेंद्र देव, ऑप्शन डी स्वामी सहजानंद सरस्वती। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम अध्यक्ष थे आचार्य नरेंद्र देव। ठीक है, आचार्य नरेंद्र देव। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। बिहार दरोगा और बिहार एसएससी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह है। ठीक है, आप लोग जरूर से इसे याद कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, कहीं ना कहीं आपकी सफलता में थोड़ी ना थोड़ी बहुत मदद जरूर मिलेगी। और मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इन्हीं सिर्फ प्रश्नों को पढ़ने से आपकी नौकरी नहीं होने वाली है, ये तो आप भली भांति जानते हो। इसलिए इसके साथ साथ सभी विषयों का भी अध्ययन कीजिएगा, और संविधान, भारत की राज्य व्यवस्था से जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं या जो भी टॉपिक हैं, उन सभी को अच्छे से पढ़ के आप लोग एग्जाम में सफलता प्राप्त कर सकते हैं, ना कि सिर्फ ये 45 प्रश्नों को। ठीक है ना। हाँ, ये जरूर मैं बोलूँगा कि जो भी मैं प्रश्न लाया हूँ कहीं ना कहीं आपको लाभदायक साबित जरूर होगा। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। 16वां प्रश्न बोला, नेपाल के पहले निर्वाचित प्रधानमंत्री कौन थे? नेपाल के पहले निर्वाचित प्रधानमंत्री कौन थे? इस तरीके के प्रश्न बिहार एसएससी में बहुत बार पूछे जाते हैं और पूछे गए भी हैं। ठीक है ना। इस तरीके के जितने भी प्रश्नों का संग्रह लाया हूँ, ठीक है ना, ये सभी प्रश्न बिहार के किसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी। ठीक है, बट बिहार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए स्पेशली महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो नेपाल के पहले निर्वाचित प्रधानमंत्री कौन थे? सूर्य बहादुर थापा, ऑप्शन बी गिरि प्रसाद कोइराला, ऑप्शन सी पुष्प कमल दहल, ऑप्शन डी विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला। कौन सा आंसर है नेपाल के पहले प्रधानमंत्री? ठीक है,
तो ये ऑप्शन डी सही है, विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। 17 प्रश्न की संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे कौन? शरत चंद्र बोस, ऑप्शन बी के एम मुंशी, ऑप्शन सी रफ़ी अहमद किदवई और ऑप्शन डी बेनेगल नरसिंह राव यानी BN राव। कौन थे संविधान सभा के पहले संवैधानिक सलाहकार? तो वो थे BN राव यानी बेनेगल नरसिंह राव। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए 18 नंबर प्रश्न है कि राज्य सभा के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा। अभी फिलहाल जितने भी एग्ज़ाम हो रहे हैं बिहार में, चाहे बिहार SI को हो या बिहार SSC के हो या बिहार पुलिस का हो, उसमें इस तरीके के इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है नहीं है, सत्य है असत्य है, गलत है, इनमें से कौन सही है, इस तरीके से, है ना। तो मैं भी उसी प्रकार क्वेश्चनों को संग्रहित किया हूँ ताकि आप लोग का डाउट्स क्लियर हो सके और आप लोग अच्छे से पहले ही तैयारी कर सके, है ना। तो राज्यसभा के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? सही नहीं है, ध्यानपूर्वक देखिएगा, सही नहीं है ना। चलिए ऑप्शन को पढ़ते हैं। राज्यसभा एक अस्थायी संस्था है। ऑप्शन बी, इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर रिटायर होते हैं। और ऑप्शन सी, राज्यसभा का गठन 1998 में हुआ था। और ऑप्शन डी, राज्यसभा के 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। ये सभी बहुत महत्वपूर्ण तथ्य हैं राज्यसभा के संदर्भ में। इनसे वन लाइनर भी प्रश्न में पूछे जाते हैं। क्या पूछे गए थे एग्जाम में कि राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी? ये बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं। 12 सदस्य होते हैं, पर मैंने यहाँ पर लाया है राज्यसभा के संदर्भ में 40 तर्क को। और कौन से तर्क इस प्रश्न के अनुसार गलत है बताइए? तो ऑप्शन सी इसका जो है गलत है। ठीक है, इसका गठन हुआ था 3 अप्रैल 1952 में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 3 अप्रैल 1952 में राज्यसभा का गठन हुआ था। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। मुझे पूरा विश्वास है आप लोग को ये प्रश्न बहुत ही बेहतर लग रहे होंगे। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। चलिए 19वां प्रश्न क्या है? भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक फिर से पढ़ें। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? यहाँ सही बताना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ए, इसका केवल मुख्य क्षेत्राधिकार है। ऑप्शन बी, इसका केवल अपीली क्षेत्राधिकार है। ऑप्शन सी, इसका केवल परामर्श संबंधित क्षेत्राधिकार है। ऑप्शन डी, इसका मूल अपीली और परामर्श संबंधित सभी क्षेत्राधिकार है। कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका डी ऑप्शन सही है। ठीक है, सभी हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। 20 नंबर, ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को पढ़ें। 20 नंबर, अच्छ श्रृंखला कानून कोई कानून नहीं है। ये एक कथन है, अच्छ श्रृंखला कानून कोई कानून नहीं है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में इस सिद्धांत को संपुष्ट किया था? ऑप्शन ए, यूनियन कार्बाइड केस। ऑप्शन बी, मेनका गांधी केस। ऑप्शन सी, इंदिरा साहनी केस। ऑप्शन डी, शाह बानो केस। कौन सा आंसर है? अगर आप लोग को पता है तो आप लोग देखिए। तो इसका आंसर है बी नंबर, मेनका गांधी केस में। ठीक है, याद कर लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। मैं आप लोग से एक बात कहना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट नहीं, बस बताना चाहता हूँ कि मैं भले ही अभी नया यूट्यूबर बना हूँ। ठीक है, मेरे बहुत ही कम व्यूज़ हैं, बहुत ही कम सब्सक्राइबर हैं, पर मैं इतना दावा ठोक के बोल रहा हूँ मेरे भाई बहन, मेरे दोस्त मित्र बंधु, कि जो भी प्रश्न मैं ला रहा हूँ जिस भी विषय से, वो आपके सफलता में 4 चांद लगा देंगे किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। ठीक है ना, क्योंकि सभी प्रश्न आप पढ़ के देखना। जितने भी मैं वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ और जो भी आगामी अपलोड करूँगा और जो अभी अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है ना, आप सभी को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा और आपको रियलाइज़ होगा कि सर भले ही नए हैं बट क्वेश्चन जो ला रहे हैं वो अभी रिसेंट जो प्रतियोगी परीक्षा हो रहे हैं उनके अनुसार है। तो आपको पूरा विश्वास रखना है कि मैं जो भी वीडियो ला रहा हूँ आपकी सफलता में सहयोग जरूर प्रदान करेगा। आप लोग मेरे वीडियो पर, मेरे यूट्यूब चैनल पर सदैव बने रहें, इसलिए चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और दोस्त बंधुओं में शेयर भी कर दीजिएगा। और अच्छा लगे तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं। 21वां प्रश्न हम लोग देखते हैं। शराबबंदी संविधान की किस धारा में निर्देशित है? धारा 47, धारा 37, धारा 50, धारा 48। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका आंसर है धारा 47 में। ठीक है, शराबबंदी संविधान के किस धारा में निहित है? धारा 47 में। अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग।
आप ये मत देखना कि सर इन हैंड लिखे हैं, ये कंप्यूटराइज या टाइपिंग किया हुआ प्रश्न तो नहीं है, क्या ही इम्पोर्टेंट होगा। नहीं मेरे भाई बहन, मेरे बंधु मित्र लोग, मैं बार बार बोल रहा हूँ, टाइपिंग नहीं किया हूँ, पर हाथ से बहुत समय देकर और मेहनत देकर मैं इन प्रश्नों को संग्रहित किया हूँ आपके लिए बिल्कुल फ्री में। ठीक है, आप इन्हें टेस्ट के रूप में दीजिए और अपनी सफलता में थोड़ी सी सहयोग लीजिए, है ना। तो 22 नंबर प्रश्न बोलते हैं कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में संवैधानिक तंत्र के असफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान करता है। और अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 365, अनुच्छेद 359, अनुच्छेद 360। बताइए कौन सा आंसर होगा इसका। तो इसका आंसर है अनुच्छेद 356। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। 23 नंबर प्रश्न है, किस वाद में भारतीय संविधान के मूलभूत ढांचे की अवधारणा प्रतिपादित की गई थी। किस वाद में भारतीय संविधान के मूलभूत ढांचे की अवधारणा प्रतिपादित की गई थी। ऑप्शन ए इंदिरा साहनी का वाद, ऑप्शन बी SR बोमई का वाद, ऑप्शन सी रुदल शाह का वाद, ऑप्शन डी केशवानंद भारतीय बनाम का वाद। कौन सा विकल्प सही है। तो मैं आप लोग को बता दूं, इसका ऑप्शन डी सही है। ठीक है, केशवानंद भारतीय बनाम का वाद में। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। जो भी छात्र बिहार SSC का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत ही लाभकारी साबित होने वाला है, और बिहार SSC का भी जो तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, विशेषकर ध्यान रखें। प्रश्न नंबर 24, निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है। ऑप्शन ए मुख्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री द्वारा, ऑप्शन सी भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, ऑप्शन डी केवल महाभियोग द्वारा। चलिए इसका आंसर मैं बता दूं, इसका डी आंसर है, केवल महाभियोग द्वारा निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है, केवल महाभियोग द्वारा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। चलिए 25वां प्रश्न देखते हैं। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में 2 ग्राम की बैठक के बीच अधिकतम कितनी अवधि निर्धारित है। 30 दिन, 60 दिन या 1 माह। और ऑप्शन सी 3 महीना और ऑप्शन डी 4 महीने। कौन से होंगे। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए, फिर आंसर आप लोग चेक कीजिएगा। तो इसका ऑप्शन सी आंसर है 3 महीना। ठीक है, बिहार पंचायत अधिनियम 2006 में 2 ग्राम की बैठकों के बीच अधिकतम कितनी अवधि होती निर्धारित है, 3 महीना। ठीक है, अगले प्रश्न को देखिए। 26वें प्रश्न में लिखा है, अपील की सुनवाई में ग्राम कचहरी में न्यूनतम पंचों की गणपूर्ति नियमतः क्या होना चाहिए। 5, 7, 3, 9। 7 आंसर है। ठीक है, 7 होनी चाहिए। अगले प्रश्न को देखते हैं। 27वां प्रश्न है, 74वें संविधान संशोधन का संबंध किस संस्था से है। ग्राम पंचायत से, नगर पालिका से, जिला परिषद से, कृषि उत्पाद एवं बाजार समिति से। किससे है। सॉरी, मैं ABC नहीं बोल पा रहा हूँ, डायरेक्ट ऑप्शन को मैं बोल दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये है नगर पालिका से। ठीक है, 74वें संविधान संशोधन का संबंध किस संस्था से है, नगर पालिका से। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 28वां प्रश्न है कि किस राज्य में विधानमंडल का ऊपरी सदस्य या विधान परिषद नहीं है। सदस्य होगा, सदस्य। ठीक है, किस राज्य में विधानमंडल का ऊपरी सदस्य या विधान परिषद नहीं है। ऑप्शन ए। ठीक है, बताना है कि किस राज्य में जो है विधानमंडल का ऊपरी सदस्य नहीं होता है या विधान परिषद नहीं है। ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी बिहार। कौन सा ऐसा राज्य है जिसमें विधान परिषद नहीं है। तो इसका आंसर है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, इसका आंसर है सी नंबर, पश्चिम बंगाल में कोई विधानसभा नहीं है। इसके साथ साथ और भी है जो है, मैं यहाँ पर नाम लिख देता हूँ। वो कर्नाटक भी है जहाँ पर कोई विधान परिषद नहीं है। कर्नाटक हो गया, तेलंगाना हो गया, ठीक है, और आंध्र प्रदेश। ये 4 जो राज्य हैं जहाँ पर कोई विधान परिषद नहीं है। इस बात को ध्यान रखिएगा, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। 29 नंबर प्रश्न बोलता है कि राष्ट्रीय प्रतीकों के संबंध में नीचे दिए गए कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है।
राष्ट्रीय प्रतीक के संबंध में नीचे दिए गए कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, अब ऑप्शन को एक एक करके पढ़िए और खुद चेक कीजिए आंसर कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। ऑप्शन ए बोलता है भारत के राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात 2:3 होता है। ऑप्शन बी राष्ट्रीय झंडे के चक्र में आरों की संख्या यानी तिल्लियों की संख्या 24 होती है। ऑप्शन सी राष्ट्रीय प्रतीक लौरिया नंदनगढ़ के सिंह शीर्ष से लिया गया है। ऑप्शन डी राष्ट्रीय धनु बजाने की पूर्ण आधिकारिक अवधि 52 सेकेंड की होती है। कौन सा विकल्प गलत है? ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आंसर आप लोग दीजिएगा। तो इसका आंसर सी गलत है। ठीक है, यहाँ पर आपका होगा अशोक सिंह स्तंभ। यहाँ पर लौरिया ये नहीं होगा, यहाँ होगा अशोक सिंह स्तंभ होगा। ठीक है, स्तंभ। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। चलिए देखिए 30 नंबर, भारत के प्रथम लोकसभा को गठित किया गया था। स्किप मत कीजिएगा वीडियो। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न के संग्रह लाए हैं आप लोग के लिए। ठीक है ना, आप क्वेश्चन पूरा पढ़ने के बाद ही आप स्किप कीजिएगा वीडियो को, समझे मेरे भाई बहन। भारत के प्रथम लोकसभा को गठित किया गया था 16 अप्रैल 1951 को, 21 अप्रैल 1952 को, 17 अप्रैल 1951 को, 25 अक्टूबर 1952 को। कब किया गया था प्रथम लोकसभा को गठित? तो इसका आंसर है 21 अप्रैल 1952 को। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। चलिए 31वां प्रश्न है राज्यसभा के संदर्भ में सही कथन। फिर से मैंने क्वेश्चन को दिया है राज्यसभा के संदर्भ में सही कथन। यहाँ सही कथन बताना है, ध्यान से पढ़िएगा ऑप्शन को और उत्तर दीजिएगा। क्वेश्चन में बोल रहा है सही कथन बताना है, चारों में कौन सा सही है। ऑप्शन ए मंत्रिपरिषद राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ऑप्शन बी विश्वास मत राज्यसभा में लाया जा सकता है। ऑप्शन सी राज्य सूची के किसी विषय पर संसद कानून बना सकती है अगर राज्यसभा 2/3 बहुमत से पारित करे कि राज्य सूची का संदर्भगत विषय राष्ट्रीय महत्व का हो गया है। और ऑप्शन डी है धन विधेयक राज्यसभा में लाया जा सकता है। कौन सा सही है? तो मैं आपको बताता हूँ इसका आंसर पहला जो है गलत है। ठीक है, ध्यानपूर्वक समझे। मंत्रिपरिषद राज्यसभा के उत्तरदायी तो नहीं होते हैं बल्कि उपराष्ट्रपति होते हैं, उपराष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, उपराष्ट्रपति होते हैं लोग, ये तो आप सभी जानते होंगे। अगला है विश्वास मत राज्यसभा में लाया जा सकता है। ठीक है, ये जो ऑप्शन है आपका राज्यसभा में नहीं लाया जा सकता, ये भी गलत है। ये विश्वास मत राज्यसभा में नहीं लाया जाता है बल्कि लोकसभा में लाया जाता है। कहाँ लाया जाता है? लोकसभा में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, लोकसभा में लाया जाता है। ठीक है, अगला है तो इसका ऑप्शन सी जो है सही है आपका। ठीक है, बाकी पढ़ लीजिएगा आप लोग। और ऑप्शन डी में क्या गलत है हम लोग आपको बताते हैं। धन विधेयक राज्यसभा में नहीं लाया जाता है। धन विधेयक कहाँ लाया जाता है? लोकसभा में लाया जाता है, लोकसभा में। ठीक है, इस तरीके से हमने राज्यसभा के विषय में जो सही कथन थे उसको हमने चयन कर लिया और जहाँ जहाँ त्रुटियाँ थीं वहाँ पर हमने सुधार दिया। आई होप ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही लाभकारी साबित होंगे क्योंकि पूरा कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन था। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। चलिए 32वां प्रश्न, एक दल लोकसभा में विपक्षी दल होने का दावा करता है, इसके पास न्यूनतम कितने सांसद लोकसभा में होने चाहिए? बताइए, एक दल लोकसभा में विपक्षी दल होने का दावा करता है तो इसके पास न्यूनतम कितने सांसद लोकसभा में होने चाहिए? ऑप्शन ए 55, ऑप्शन बी 56, ऑप्शन बी 65, ऑप्शन सी 50, ऑप्शन डी 100। कितने होने चाहिए? तो ऑप्शन ए सही है, 55 होने चाहिए। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही है, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, और ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। चलिए प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ें। कौन सा आयोग सर्वप्रथम भारत के संविधान की किसी धारा के अंतर्गत किसी निश्चित प्रावधान के अनुपालन में स्थापित किया गया? ऑप्शन ए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, ऑप्शन बी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग,
और ऑप्शन सी चुनाव आयोग और ऑप्शन डी केंद्रीय सतर्कता आयोग। कौन सा आंसर सही है? तो ऑप्शन सी इसका सही है, चुनाव आयोग। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। चलिए 34वां प्रश्न देता हूँ। 1946 में गठित अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस विभाग के मंत्री थे? ऑप्शन ए रक्षा से, ऑप्शन बी विदेशी मामले तथा राष्ट्रमंडल संबंध से, ऑप्शन सी खाद्य एवं कृषि से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। कौन सा विकल्प सही है? ये तो आप लोग पढ़े होंगे तो जानते ही होंगे, बहुत प्रश्न आप लोग जानते होंगे अगर आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी किए हो पॉलिटिकल साइंस का, राज्य व्यवस्था का। तो चलिए इसका आंसर है सी नंबर, खाद्य एवं कृषि मंत्री से। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि 35 नंबर, पृथक पंचायती राज मंत्रालय का गठन कब हुआ था? पृथक पंचायती राज मंत्रालय का गठन कब हुआ था? ऑप्शन ए 24 मई 1956, ऑप्शन बी 25 मई 1965, ऑप्शन सी 27 मई 2004 और ऑप्शन डी 29 मई 2005। पृथक पंचायती राज मंत्रालय का गठन हुआ था 27 मई 2004 को। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। 36वां प्रश्न कह रहा है कि किस राज्य के लोकसभा में सदस्यों की संख्या गलत है? ठीक है, कौन सा है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश में 82, ऑप्शन बी महाराष्ट्र में 48, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल में 42, ऑप्शन डी बिहार में 40। कौन सा ऐसा राज्य है जिसमें लोकसभा के सदस्यों की संख्या का जो दिया हुआ है संख्या वो सही नहीं है, गलत है? बताइए। तो हाँ जी, आप लोग सही समझ रहे हो, ऑप्शन ए इसका गलत है। बल्कि 82 नहीं होता है, उत्तर प्रदेश में 80 है। और ये भी बता दूं आपको कि सबसे ज़्यादा लोकसभा सदस्यों की संख्या उत्तर प्रदेश में ही है। कितना है? 80 है। बाकी आप लोग यहाँ पर पढ़ लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ें। दिए गए कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए भारत के संविधान में किसी अविश्वास प्रस्ताव का कोई उल्लेख नहीं है। ऑप्शन बी न्यूनतम 50 सांसद वाला दल ही लोकसभा में विपक्षी दल होने का दावा कर सकता है। और ऑप्शन सी अनुच्छेद 92 के तहत 92 के तहत जब सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तो वह पीठासीन नहीं होगा। और ऑप्शन डी मंत्रिपरिषद राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं है। बताइए, इस तरह के प्रश्न आप कैसे सही कर पाओगे? जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, जब आप पूरी तरीके से पढ़े नहीं होंगे तो कहाँ से आंसर कर पाओगे? और इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसको कथन में दे देता है, कथन 1, कथन 2, कथन 3, कौन सा सही है? कथन 1 2 सही है, कथन 1 2 3 सही है, ऐसे करके देता है ना प्रश्न। तो इसीलिए मैं आप लोग के लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो लाता रहूँगा कि आप लोग बहुत बेहतर तैयारी कर सके। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? कौन सा सही नहीं है बताइए? तो जी हाँ, ऑप्शन बी गलत है। इसका न्यूनतम 55 होते हैं। अभी मैंने एक प्रश्न पीछे डिस्कस किया था, सेम टू सेम वही इस कथन में दिया हुआ था। तो इसका आंसर है 55। न्यूनतम 55 सांसद वाला दल ही लोकसभा में विपक्षी दल होने का दावा कर सकता है। बाकी जितने कथन हैं वो सभी सही हैं, सभी तर्क सही हैं, आप लोग याद कर लेना। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं हम लोग। देखिए 38वां प्रश्न बोला राज्यसभा के विषय में सही कथन नहीं है। राज्यसभा के विषय में सही कथन नहीं है ना? शायद ये तीसरा प्रश्न है जो राज्यसभा से संबंधित है। कोई बात नहीं, जानकारी है कि नहीं है ये तो हमें पता चलेगा ना, क्योंकि प्रश्न तो कुछ भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए पहला ऑप्शन देखते हैं। इसका पहली बार गठन 3 अप्रैल 1952 को किया गया था। और ऑप्शन बी इसकी पहली बैठक 3 मई 1952 को हुई थी। और ऑप्शन सी राज्यसभा के प्रथम उपसभापति श्री SV कृष्णा मूर्ति राव हैं। और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ध्यानपूर्वक प्रश्नों को पढ़ें और आंसर दें। राज्यसभा के विषय में सही कथन नहीं है, तो आप लोग को बता दूं कि इनमें से कोई नहीं सही कथन, इनमें से कोई भी जो है सही कथन नहीं है। तो ये ऑप्शन डी है इसका आंसर। ये सभी जो कथन है सब सही है। ठीक है, और यहाँ पूछ रहा है नहीं है, तो इसमें से कोई नहीं है, कोई गलत नहीं है, सभी सही हैं। ठीक है, सभी के सभी कथन क्या है? सही है, इसलिए ऑप्शन डी इसका आंसर हुआ। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग।
किन राज्यों के राज्यसभा सदस्यों का मिलान गलत है। अब यहाँ पर बताना है कि राज्यसभा के सदस्यों की संख्या जो है किस राज्य के मिलान के अनुसार गलत है। बिहार में 16 है राज्यसभा के सदस्यों की संख्या, पश्चिम बंगाल में 18 है, उड़ीसा में 10 है, उत्तर प्रदेश में 31 है। कौन सा गलत है बताइए। तो आपको बता दें पश्चिम बंगाल में 18 नहीं है, यहाँ भी कितना है 16 है। 2 राज्य हैं, ठीक है, बिहार और पश्चिम बंगाल, जहाँ पर 16 राज्यसभा सदस्यों की संख्या है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। इस प्रश्न को थोड़ा ध्यानपूर्वक देखिएगा, ठीक है। थोड़ा लंबा ऑप्शन हो गया है, बट मैंने इसलिए इस प्रश्न को लिया ताकि आपको विस्तार में जानकारी हो सके, ठीक है ना। बार बार बुक में देखने की ज़रूरत ना हो, आप एक जगह पर पढ़ के भी आप तैयारी बेहतर कर सकते हैं। इसलिए मैं इन ऑप्शनों को थोड़ा सा लंबा बनाया हूँ, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कौन सा कथन असत्य है, ठीक है। ध्यान से सुनने प्रश्न, कौन सा कथन असत्य, असत्य बताना है यानी गलत कौन सा है। एक एक करके ऑप्शन को हम लोग पढ़ते हैं, फिर आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए बोल रहा है कि 61वें संविधान संशोधन 1989 ईस्वी के अनुसार भारत में अब 8 वर्ष की आयु प्राप्त व्यक्ति को वयस्क माना गया है, ठीक है। और ऑप्शन बी बोलता है कि लोकसभा के सदस्य का चुनाव मतदान के द्वारा वयस्क मताधिकार 18 वर्ष के आधार पर होता है। और ऑप्शन सी है मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं अनुच्छेद 75(3) के तहत। और ऑप्शन डी कह रहा है कि मुख्यमंत्री के परामर्श के आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा को समय से पूर्व भी भंग किया जा सकता है। अब आप लोग देखें कौन सा आंसर सही होगा, सॉरी कौन सा आंसर इसमें गलत है। तो आप लोग को बता दें हम इस प्रश्न में ऑप्शन डी जो है स्टेटमेंट गलत है। यहाँ मुख्यमंत्री के परामर्श पर नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर क्या होगा, प्रधानमंत्री, क्या होगा, प्रधानमंत्री, ठीक है। बाकी जितने विकल्प हैं सभी के तर्क सही हैं। यहाँ पर होगा डी नंबर कि प्रधानमंत्री के परामर्श के आधार पर सभी आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा को समय से पूर्व भी भंग किया जा सकता है, ठीक है। तो डी ऑप्शन गलत है इस प्रश्न का। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 41वां प्रश्न है कि प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष कौन थे। प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन ए श्री जीवी मालवंकर, ऑप्शन बी अनंत शयनम, ऑप्शन सी हुकुम सिंह, ऑप्शन डी मीरा कुमार। कौन से प्रथम उपाध्यक्ष थे। ये आप लोग के लिए आसान प्रश्न है, आप लोग पढ़े होंगे जरूर से, मुझे पूरा विश्वास है। इसका आंसर बी है, ठीक है, अनंत शयनम, ठीक है। और ये तो जो थे जीवी मालवंकर, ये लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। और यहाँ पूछा है प्रश्न में उपाध्यक्ष पूछे तो अनंत शयनम, और अगर अध्यक्ष पूछे तो जीवी मालवंकर, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। 42वां प्रश्न कह रहा है कि कौन सा कथन गलत है, ठीक है। कौन सा कथन गलत है, देखिए चयन कीजिए गलत कथन का। ऑप्शन ए लोकसभा में एक दिन में तारांकित प्रश्नों की अधिकतम संख्या 20 होती है। ऑप्शन बी वर्तमान समय में लोकसभा के सदस्य की संख्या 500 है। ऑप्शन सी राज्यसभा की संरचना अनुच्छेद 39 के तहत है। और ऑप्शन डी वर्तमान समय में राज्यसभा सदस्यों की संख्या 245 है। कौन सा कथन गलत है। चलिए फिर से क्वेश्चन को पढ़िए, कौन सा कथन गलत है। लोकसभा में एक दिन में तारांकित प्रश्नों की अधिकतम संख्या 20 होती है। ऑप्शन बी वर्तमान समय में लोकसभा के सदस्य की संख्या 543 है। और ऑप्शन सी राज्यसभा की संरचना अनुच्छेद 79 के तहत है। और ऑप्शन डी वर्तमान समय में राज्यसभा सदस्यों की संख्या 245 है। कौन सा कथन है जो गलत है। सॉरी यहाँ पर मिस्टेक हो गया था, तो ये आपका सी आंसर है, ठीक है। राज्यसभा के संरचना अनुच्छेद 79 में नहीं है, बल्कि किस में है, 80 में है ना, 80 में है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। आज के टोटल प्रश्नों के संग्रह के आखिरी 3 प्रश्न को हम लोग देखते हैं और इसके बाद ये वीडियो ये प्रश्नों का संग्रह खत्म हो जाएगा। चलिए देखते हैं। 43वां प्रश्न को पढ़ें। वीटो लैटिन शब्द है जिसका अर्थ क्या है। हटाना,
भगाना, रोकना, रखना, कौन सा होगा? वीटो जो लैटिन शब्द है जिसका अर्थ क्या है? इसका आंसर है रोकना। ठीक है, रोकना। और ऑप्शन ए। अगला प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। 44वें प्रश्न को देखते हैं। कौन 2 बार उपराष्ट्रपति तथा 1 बार राष्ट्रपति रहे थे? कौन 2 बार उपराष्ट्रपति और 1 बार राष्ट्रपति रहे थे? ध्यान से प्रश्न को पढ़ें। कौन 2 बार उपराष्ट्रपति तथा 1 बार राष्ट्रपति रहे? ऑप्शन ए जाकिर हुसैन, ऑप्शन बी वीवी गिरी, ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद और ऑप्शन डी राधा कृष्णा। उम्मीद है आप लोग इस प्रश्न का आंसर आप दे पाओगे। तो इसका आंसर है डी नंबर, राधा कृष्णा जो है 2 बार उपराष्ट्रपति रहे और 1 बार राष्ट्रपति रहे। अगर प्रश्न आता है आपको कि कौन से ऐसे राष्ट्रपति थे जो 2 बार लगातार राष्ट्रपति के रूप में कार्यरत रहे, तो वो हैं राजेंद्र प्रसाद। ठीक है ना। अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। आज के प्रश्नों का संग्रह का लास्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। ठीक है, अंत भला तो सब भला, है ना भाई मेरे बहन। देखिए कौन सा कथन सही नहीं है, कौन गलत कथन है बताना है। ध्यानपूर्वक ऑप्शन को पढ़ें और आंसर दें। केवल वीवी गिरी के निर्वाचन के समय दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी। ठीक है। ऑप्शन बी, नीलम संजीव रेड्डी निर्विरोधी राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे। और ऑप्शन सी, किसी अनुदान की मांग उपराष्ट्रपति के सिफारिश पर की जाएगी अन्यथा नहीं, अनुच्छेद 113(3) में निहित है। और ऑप्शन डी, राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 123 में निहित है। कौन सा विकल्प गलत है? तो ऑप्शन इसका सी गलत है। ठीक है, किसी अनुदान की मांग उपराष्ट्रपति की सिफारिश पर नहीं बल्कि राष्ट्रपति के सिफारिश पर होता है। ठीक है, आप लोग देख लेना, राष्ट्रपति। ठीक है ना, राष्ट्रपति के सिफारिश पर की जाती है अन्यथा नहीं की जाएगी। ठीक है ना। इस तरीके से हमने आज टोटल 45 प्रश्नों को संग्रहित रूप से देखा, है ना। मुझे पूरा उम्मीद है आप लोग के लिए ये प्रश्न बहुत ही लाभकारी साबित होंगे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में। ठीक है, तो आपसे मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को ये प्रश्न बहुत ही अच्छे लगे होंगे, है ना। और अगर आप लोग को अच्छा लगा है तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने बंधुओं में इसे शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, और इच्छा हो तो कमेंट और लाइक भी कीजिएगा, मुझे बहुत ही प्रसन्नता होगी और एक मोटिवेशन होगा मुझे अंदर। मैं और भी मोटिवेट होकर आपके लिए और भी बहुत अच्छे प्रश्नों का संग्रह टेस्ट पेपर के रूप में लाता रहूँगा। जब तक के लिए थैंक यू। आगे वीडियो देखिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके। थैंक यू। जय हिंद।